इस वीडियो में हम ज्योग्राफी क्लास 12th के सेकेंड बुक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। चैप्टर 1 के जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि और संगठन, जो कि हिंदी में है, जिसके अंतर्गत हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन लेंगे जिनकी आने की संभावना है और एमसीक्यू, जो कि इस साल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। वीडियो स्टार्ट करने से बता दो कि हमने बुक 1 की ऑलरेडी अपलोड कर दिया है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ईयर वाइज भी अपलोड कर दिए हैं। यानी कि आप चाहें तो ईयर वाइज भी अपना स्टडी कर सकते हैं, 15, 16, 17, 18, 2019 ऐसे लाइन से, या आप चाहें तो आप चैप्टर वाइज भी स्टडी कर सकते हैं। हमने दोनों प्रकार से यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है। और एक और रिक्वेस्ट कि जो वॉच टाइम फ्रॉम सब्सक्राइबर है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो यदि हर 100 लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उसमें से केवल 3 ही व्यक्ति सब्सक्राइब कर रहे हैं। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो अब हम चलते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर से स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स बिगिन। भारत में प्रथम संपूर्ण जनगणना कब हुई थी? तो वो थी 1881 में। जनसंख्या वृद्धि का अभिप्राय, जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या परिवर्तन का अभिप्राय किसी प्रदेश में भविष्य की जनसंख्या किसी अवधि में किसी क्षेत्र में किसी निश्चित अवधि के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन से। जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या परिवर्तन का अभिप्राय किसी क्षेत्र में किसी निश्चित अवधि के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन से। इसको सरल भाषा में बोल सकते हैं, दो विभिन्न समय बिंदुओं के मध्य जनसंख्या में होने वाले शुद्ध परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। इसे कई बार जनसंख्या परिवर्तन भी कहा जाता है। पॉपुलेशन ग्रोथ या पॉपुलेशन चेंज। जनसांख्यिकीय विशेषताओं के अंतर्गत किन बातों को ध्यान रखा जाता है? तो जो जनसांख्यिकीय विशेषताएं हैं उसके अंदर जो जनसंख्या की भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विशेषताओं को जनसंख्या का संगठन कहते हैं। ये तो आप इसके अंदर जो मेन बातों को ध्यान रखा जाता है वो है आयु, लिंग, निवास स्थान, भाषा, वैवाहिक स्थिति, मानव प्रजातियां, साक्षरता, शिक्षा, व्यवसाय, संरचना, प्रमुख आदि सामाजिक आर्थिक विशेषताएं हैं। तो इसकी जो संगठन है जनसंख्या के, तो अब वो आप समझ गए होंगे कि भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विशेषताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि की गणना कैसे करते हैं? तो जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि इक्वल टू जन्म दर प्लस उत्प्रवास माइनस आप्रवास। निम्न में से कौन से राज्य में बौद्ध सबसे अधिक हैं? तो वो है महाराष्ट्र। कुल जनसंख्या के सर्वाधिक प्रतिशत में सिक्किम में। देखिए, जब परसेंट की बात करते हैं तो इसको एक एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति है, वो दिन भर में 10 रुपये कमाता है, वहीं जो दूसरा व्यक्ति है वो दिन भर में 100 रुपया कमाता है। लेकिन ये जो व्यक्ति है ये 90 रुपये खर्च करता है और 10 रुपये बचा लेता है। वहीं ये जो व्यक्ति है ये केवल 8 रुपये खर्च करता है और बस 2 रुपये बचा लेता है। तो आप प्रतिशत की बात करें तो जो ये दूसरा व्यक्ति है ये ज़्यादा पैसे बचा रहा है। तो ये कितने परसेंट बचा रहा है? अपनी टोटल इनकम का 20%, और ये जो बचा रहा है वो है 10%। तो जब प्रतिशत की बात करी तो टोटल में कितना प्रतिशत, और जब ऐसी बात करें कि कितना बचा रहा है तो फिर ज़्यादा बचा ये रहा है, लेकिन प्रतिशत में ज़्यादा ये है बचाने में। भारत में कौन सा भाषाई समूह विशालतम है? तो वो है भारतीय आर्य समूह। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 121 करोड़। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या? तो वो यूपी है, उत्तर प्रदेश। 2001 की जनसंख्या के अनुसार भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर थी
2.4%। श्रम की प्रतिभागिता दर क्या होती? तो जो कुल जनसंख्या में कार्यरत जनसंख्या के प्रतिशत का जो अनुपात है को श्रम प्रतिभागिता कहते हैं। तो इसको निकालना बहुत सरल है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हूँ, श्रम प्रतिभागिता इक्वल टू जो टोटल पॉपुलेशन, ये बोलेंगे कुल जनसंख्या, अपॉन जो यहाँ पे है कार्यरत जनसंख्या, कार्यरत पॉपुलेशन या कार्यरत जनसंख्या। नेक्स्ट है, देश के उन 2 राज्यों के नाम बताइए जहाँ की आबादी में ग्रामीण आबादी का प्रतिशत देश में सर्वाधिक है, यानी सबसे ज़्यादा है। तो वो है बिहार और सिक्किम। मुख्य श्रमिक किसे कहते हैं? तो 21 वर्ष से 183 दिन कम से कम वो रोजगार में लगा हुआ व्यक्ति को मुख्य श्रमिक कहते हैं। भारत की जनसंख्या का अधिकांश भाग किस वर्ग के कार्य में लगा हुआ है? तो वो है भारत का जो 58% आबादी है वो कृषि कार्य में संलग्न है, कृषि कार्य से संबंधित कार्य करती हैं। हम देखते हैं लघु उत्तरीय। अभी हमने देखे वेरी शॉर्ट, ये है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। ये आपको ये समझ आ रहे होंगे। 1901 से 1921 की जो समय अवधि में जो भारत की जनसंख्या वृद्धि दर में स्थिरता या नकारात्मक क्यों थी? तो इसकी ये अवधि में जो जनसंख्या में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च थे उस टाइम। जो स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं थी उसकी कमी थी, उसका क्या था, बहुत अभाव था। लोगों में जो साक्षरता का प्रतिशत था वो बहुत कम था। जो खाद्यान्न और जो आधारभूत सुविधाएं होती हैं वो समुच्च वितरण की व्यवस्था नहीं थी उस समय। भारत की जनसंख्या, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय युवा नीति कब अपनाई गई तथा इसके क्या उद्देश्य थे? तो भारत सरकार द्वारा 2003 में राष्ट्रीय युवा नीति अपनाई गई और इसके जो मुख्य उद्देश्य हैं वो कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि युवाओं व किशोरों की चहुमुखी विकास पर बल देना, जैसा वो चाहे उन्हीं के मन के विकास पर बल देना, उनके जो गुणों को बेहतर मार्गदर्शन देना ताकि देश में जो रचनात्मक विकास यानी स्किल डेवलपमेंट हो सके, में अपना योगदान भी दे सके। इसके अलावा वे देशभक्ति और उत्तरदायित्व नागरिकता के गुणों को बढ़ावा दें। अब हम देखेंगे समाज के सक्षम किशोरों की प्रमुख क्या चुनौतियाँ थी, कौन कौन सी चुनौतियाँ थी? यदि किशोरों को समुचित ढंग से मार्गदर्शित ना किया जाए तो काफ़ी सुभेद्य भी हो सकता है। तो उसे हमें स्पष्ट करना है। ये 2 क्वेश्चन है, एक सैम्पल पेपर का, एक प्रीवियस ईयर में आया था। भारत के सक्षम किशोरों की प्रमुख जो चुनौती वो है निरक्षरता, विद्यालय विरत छात्र, विवाह की निम्न आयु, इसका समुचित मार्गदर्शन देने के लिए है ही नहीं। भारत की जनसंख्या का असमान वितरण किस तथ्य को दर्शाता है? तो भारत का लगभग जो 76% आबादी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका और गुजरात में रहती। इसके जो मेन रीज़न है वो है यहाँ पे कृषि के लिए जो उपयुक्त जलवायु और उच्च वाच है, यानी जो लैंड फॉर्म है वो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे न ज़्यादा ऊंचा नीचा है, पहाड़ियाँ हैं, न ज़्यादा पठारें हैं, ना ज़्यादा पहाड़ है ना ज़्यादा पठार है। यहाँ पे मैदानी क्षेत्र ज़्यादा। यदि आप देखें तो दक्षिण पूर्व के जो 7 सिस्टर्स जो स्टेट हैं वहाँ पे ऐसी स्थिति है कि वहाँ पे पहाड़ और पठार ज़्यादा हैं, जिसके कारण अधिक जनसंख्या भी नहीं है। अब देखेंगे औद्योगिक विकास। इन क्षेत्रों में क्या है, औद्योगिक विकास के केंद्र हैं, सकेंद्र हैं जनसंख्या की। इसके अलावा जो सामाजिक, यहाँ रीति रिवाज अत्यधिक है। आर्थिक स्तर पर वृद्धि भारत की जनसंख्या कितने वाटों में बांट सकते हैं? तो पहला एक मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक और तीसरा है अश्रमिक। हम देखते हैं जनसंख्या घनत्व क्या है। तो लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच के जो अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं, जिसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं आप
मैंने आपको सरल भाषा बता दी कि जनसंख्या घनत्व इक्वल टू जनसंख्या अपॉन क्षेत्रफल। भारत की जनसंख्या को वो जो प्रभावित करने वाले जो मुख्य कारक हैं वो है जैसे भू आकृति, जल की उपलब्धता, जलवायु, औद्योगिक विकास और नगरीकरण। इसके अलावा स्थायी कृषि क्षेत्र, परिवहन तंत्र और विकास, खनिजों की जो उपलब्धता, ऊर्जा संसाधन की प्रचुरता, राजनीतिक स्थिति, बाहरी शक्तियों से बचाव मुक्त। भारत में 4 भाषा परिवार कौन से हैं? यहाँ पे पूछा गया है जो 4 भाषा परिवार कौन से, उनकी 2-2 विशेषताएं बतानी। तो जो 4 भाषाई परिवार हैं वो हैं भारत और यूरोपीय, आर्य, द्रविड़, ऑस्ट्रिक और चीनी तिब्बत। भारत परिवार की विशेषताएं, तो पहला है भारतीय यूरोप, तो यहाँ की कुल जनसंख्या का लगभग 1/3 भाग आर्य भाषा बोलते। इस परिवार की भाषा सकेंद्र पूरे उत्तर भारत में है। द्रविड़ भाषा कुल जनसंख्या का लगभग 5वां जो भाग है वो द्रविड़ भाषा बोलता है। इसका जो मुख्य लोग यहाँ के जो इस भाषा को बोलने वाले रहते हैं वो प्रायद्वीपीय पठार तो छोटा पठार के क्षेत्रों में रहते हैं। इस परिवार में तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम मुख्य भाषाएं हैं इनकी। बात करते हैं जनसंख्या के घनत्व का स्थानिक वितरण की विवेचना करना है। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार स्थानिक विवेचना की गई है, जैसे जो 2001 की जनगणना के अनुसार जो भारत की जनसंख्या का घनत्व था वो था 324 प्रति वर्ग किलोमीटर। राज्य स्तर पर जनसंख्या घनत्व बहुत ही विषमताएं पाई गई थी। अरुणाचल प्रदेश में 13 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है, जबकि जब हम बंगाल की बात करें तो यहाँ 903 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली का जनसंख्या घनत्व 9,340 प्रति वर्ग किलोमीटर में, जबकि जब हम अंडमान निकोबार की बात करते हैं ना तो केवल से 43 प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते। तो कैन यू इमेजिन कि ऐसी स्थिति है, ऐसा जनसंख्या वितरण है जिसको प्रभावित करने वाले कई कारण हैं जिसे हमने ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुका है। तो जो प्रायद्वीपीय भारत में केवल केरल राज्य का जनसंख्या घनत्व 819 है। इसके बाद तमिलनाडु में 480 का दूसरा स्थान है। जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? जनसंख्या वृद्धि दर किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय बिंदुओं, किसी 2 समय बिंदु। अब यहाँ समय बिंदुओं का मतलब ये नहीं है कि जैसे समय बिंदु का मतलब होता है 1901 से लेकर 1921, कोई भी दो समय के बीच को हम ऐसा बोल सकते हैं। जो जनसंख्या के परिवर्तन में जब प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है तो उसे जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। तो जो इसका एग्जाम्पल भी हम देखेंगे, इसकी 4 प्रवृत्तियाँ। स्थिर वृद्धि की अवधि 1921 से पहले, तो 1901 से 1921 की अवधि को भारत की जनसंख्या वृद्धि की स्थिर अवस्था कहा जाता है, क्योंकि इस अवधि वृद्धि दर अत्यंत निम्न थी। यहाँ तक कि 1911 और 1921 के दौरान ऋणात्मक वृद्धि दर रही। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ऊंचे थे, जिससे वृद्धि दर निम्न रही। इसके अलावा निरंतर वृद्धि की अवधि सेकंड। तीसरी थी तीव्र वृद्धि अवधि, घटती हुई अवधि। यहाँ मानचित्र दिया हुआ है, हमने मानचित्र। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला राज्य गोवा, 2001 में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य था सिक्किम। तो यहाँ कुछ इस प्रकार है मैम क्वेश्चन, यू कैन डू इट। और इन्हें मैंने शो कर दूँ। नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगा कि इन्हें पॉलिटिकल मैप में शो करने की, लेकिन हालांकि अभी लॉकडाउन है तो उतना अवेलेबल नहीं हो पाया है। मैं आगे चल के ज़रूर कोशिश करूँगा कि जैसे ये लॉकडाउन हटता है मैं पॉलिटिकल मैप में ही प्रोवाइड करूँगा। हालांकि ये जो था मैंने इसमें कर दिया हूँ, जैसे यहाँ हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, उड़ीसा और यह कर्नाटक। सो आई होप आपको समझ आया होगा। एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप सभी से जो मैंने शुरू में रिक्वेस्ट की थी, प्लीज़
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।